आज तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अरे लोगों, सब लोग यहाँ आकर देखो। मेरे पिता चेन फूशेंग बाहर ऐश करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। ओह देखो, अब तो अपने बेटे और अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं करते। 50 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 50 साल का आदमी होकर बाहर जवान लड़कियों के साथ घूम रहा है। तुम ही बताओ, क्या कोई पिता ऐसा होता है? बिल्कुल सही। हाँ, बेटा जल्द ही शादी करने वाला है और उम्मीद है कि पिता होने के नाते वो मदद करेंगे। अरे वो तो देखो, बाहर दावतें उड़ा रहे हैं, एक पैसा भी नहीं देते अपने ही बेटे को। ऐसा स्वार्थी आदमी, क्या शर्म नहीं आती? क्या बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है? हाँ, आज तो मैं पैसे नहीं दूंगा। क्या हुआ? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने इस निकम्मे आदमी से शादी की 20 साल से ज्यादा। मैंने इसके लिए बच्चे पैदा किए। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो इसे मैं खटकने लगी हूँ। मुझसे तलाक ले लिया और दूसरी जवान लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। तुम जैसे धोखेबाज इंसान, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। हम औरतें अपनी पूरी जवानी उन पर लुटा देती हैं और अंत में वो हमें छोड़ देते हैं। मैं अब नहीं जी सकती। मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। सोचा नहीं था कि विभाग प्रमुख चेन ऐसे इंसान होंगे। विभाग प्रमुख चेन देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर कैसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ सकते हैं? पिताजी, आप सुन रहे हैं? आप लोगों की बात सुन रहे हैं? सब यही कह रहे हैं। हाँ, अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अभी अपनी गलती मान लो और माँ से दोबारा शादी कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने अपनी मनमानी जारी रखी तो मैं रोज तुम्हारी कंपनी में आकर हंगामा करूंगा, ताकि तुम्हारी कंपनी का हर एक इंसान देख सके कि तुम आखिर क्या हो। विभाग प्रमुख, क्या नहीं, आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। बाओ, आखिरकार वे आपकी पूर्व पत्नी है और आपका अपना बेटा भी। खुली जिंदगी जियो, किसी की मत सुनो। सबके सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करो। इनाम के तौर पर एक कायाकल्प गोली मिली है, एक और खा लेता हूँ। अब मैं वापस 30 साल का हो गया हूँ। यह मिशन मुझे इसे पूरा करना ही होगा। पापा, बस मेरी खातिर मान जाइए, ठीक है? अरे मेरी माँ, वो तो उनकी जुबान कड़वी है पर दिल की बहुत साफ है। मैं और मेरी माँ सच में आपके बिना नहीं रह सकते। विभाग प्रमुख, बाओ, आपका बेटा आपसे इतनी विनती कर रहा है। हाँ विभाग प्रमुख, एक ही परिवार में इतनी दुश्मनी कैसी? मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। अरे भाई चेन फूशेंग, जरा सुनो, जरा सुनो, सब लोग क्या कह रहे हैं? सब यही तो कह रहे हैं। पापा, इन 20 सालों में आपने सब कुछ सहा है, अब अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाओ, बाओ, जल्दी पैसे का इंतजाम करो, मुझे श्याओ मेई से शादी करनी है। श्याओ मेई ने कहा है। बाओ, दहेज 38,80,000, 1 रुपया भी कम हुआ तो भूल जाओ कि वह तुम्हारे बेटे से शादी करेगी। बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मुझे पता नहीं चलेंगी? चेन फूशेंग, तुम ये क्या कह रहे हो? इन 20 सालों में मैं ऐसे ही तो जीता आया हूँ, अपनी पूरी तनख्वाह घर दे दी, यहाँ तक कि एक घूंट शराब पीने के लिए भी सालों इंतजार किया। बस एक बार की तो ख्वाहिश थी। मैंने दिन रात मेहनत की, गधे की तरह खटा हूँ। तुम घर पर आराम करती रही और जो थोड़े पैसे थे वो सब जुए में उड़ा दिए। मेरे पास क्या है? मैंने अपनी जान लगा दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और तुम हर किसी से कहती फिरती हो कि मैं निकम्मा हूँ, कहती हो कि मैं बेकार का कचरा हूँ, कहती हो कि मुझसे शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। पापा, ये सब तो छोटी बातें हैं। और मैंने क्या किया है? बाओ, बचपन में जब तुम्हें 40 डिग्री बुखार था तब मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर लादा था, पूरे 3 किलोमीटर दौड़ा था अस्पताल ले जाने के लिए। दौड़ते दौड़ते मेरे जूते तक फट गए थे। तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था, ठीक है, मैंने तुम्हें खरीद कर दिया, खुद भूखा रहकर पैसे बचाए। बाओ, मैंने सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया है, 6 महीने तक सिर्फ रूखी रोटियां खाई हैं। मैंने सब कुछ खरीदा है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब तुम्हें नौकरी नहीं मिली तुम घर पर पड़े रहे, पैसे मांगते रहे अपना बिजनेस शुरू करने के नाम पर। क्या तुम्हें पता है, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो मेरा खून पसीना एक करके कमाए थे। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपना पिता माना है? मजाक है क्या? जान देने की बात करते हो तो फिर अब तुम शादी का दहेज क्यों नहीं दे रहे? दहेज, वो 3.5 लाख का दहेज। जरा देखो, तुम पूछो, यहाँ मौजूद हर किसी से पूछ लो किसके पास इतने पैसे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड
सोने की बनी है। क्या पनीर को मांस के दाम पर बेच रहे हो? मुंह बंद रखो अपना। मैं तुम्हें सुवान सिंह के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा। तुम मेरे पिता हो। ये सब करना तुम्हारा फर्ज है, समझ गए? फर्ज। मैं दिन रात मेहनत करके घर आता हूँ, तुम्हारे कपड़े धोता हूँ, खाना बनाता हूँ, और तुम लोग बस सोफे पर पड़े रहते हो, गेम खेलते रहते हो। क्या ये सब मेरा ही काम है? फर्ज। क्या कभी किसी ने पूछा कि मैं थक गया हूँ? क्या कभी पूछा कि मैं परेशान हूँ? तुम मर्द हो, मेहनत करना तुम्हारा फर्ज है। हाँ हाँ, फर्ज। मैं एक मर्द हूँ, फर्ज निभाता हूँ। आसमान भी गिर जाए तो भी मुझे ही इस घर को संभालना पड़ता है। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, पत्थर का नहीं। मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी समझदारी चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए जब मैं टूट जाऊं तो मुझे सहारा दे। लेकिन तुम लोग मुझे गरीब समझते हो, गार्ड की नौकरी करने पर शर्मिंदा होते हो, मुझे निकम्मा कहते हो। दिन रात यही कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, कहते हो कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मिस्टर चेन, अब समझ आया तुम इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हो। तुम एक परिवार नहीं हो, तुम तो खून चूसने वाले परजीवी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा तलाक हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 20 साल तो क्या, बहुत पहले ही छोड़ देता। चेन फूशेंग, सहानुभूति पाने का नाटक बंद करो। तुम बस पैसे नहीं देना चाहते, फिर से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए ये झूठ गढ़ रहे हो। इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया। अरे बेवजह इल्जाम मत लगाओ। हाँ बिल्कुल सही। सब लोग सुनो, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। यह आदमी यह बस झूठ बोल रहा है। अरे अभी जो तुमने कहा उसे साबित कौन करेगा? मैं गवाही दूंगा। मैं चेन फूशेंग का पुराना दोस्त हूँ, झाओ ले। हम बचपन के साथी हैं, पड़ोसी भी। इसने जो कुछ भी कहा है मैं हर बात की पुष्टि कर सकता हूँ। झाओ भाई उस समय अपने बेटे का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे जुटाने को उसने अस्पताल में अपना खून तक बेचा था। मैं खुद उसके साथ गया था। उसने पूरी जिंदगी बस मेहनत की है और तुम लोगों ने उसका खून चूस लिया, पूरी जिंदगी चूसते रहे। तुम उसे निकम्मा कहते हो, बेकार कहते हो, सिर्फ इसलिए कि वह एक गार्ड है। ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे अरे अरे, तुम बकवास बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। गार्ड नंबर 6, तुम लोगों ने जो किया है हम पड़ोसियों ने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर मैंने एक भी झूठ बोला हो तो भगवान मुझे सजा दे। क्या तुम लगा रखा है? तुम दोनों खून चूसने वाले पिशाच हो। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसे निकम्मा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों को देखकर घिन आती है। तुम तो उसके अपने बेटे हो। अपने पिता के खून बेचने के पैसों से बिजनेस शुरू किया तुमने। तुम तो एहसान फरामोश निकले। यहाँ तमाशा खड़ा करना बंद करो। हाँ, यहाँ से दफा हो जाओ। चेन फूशेंग, तुम्हें देर सवेर पछताना पड़ेगा। रुको, एक मिनट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। तुम अभी भी हमें भूल नहीं पाए हो, है ना? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है। और तुम भी। चेन जियान, हमारा बाप बेटे का रिश्ता आज से खत्म। अच्छा हुआ खत्म हो गया, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे तुम मुझे याद रखोगे बेटा। बधाई हो होस्ट, थप्पड़, मिशन सफल रहा। इनाम, एक कायाकल्प गोली। दिन सुरक्षित। गार्ड नंबर 6, गार्ड। अब मैं वाकई पूरी तरह जवान होने वाला हूँ, लेकिन अभी यहाँ बहुत भीड़ है। बाद में मौका देखकर खाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन के लिए शुक्रिया। अब आप सब अपने काम पर जा सकते हैं। शर्मिंदा हूँ कि आपको यह सब देखना पड़ा। झाओ, मेरे लिए गवाही देने के लिए शुक्रिया। हम दोनों भाई। शुक्रिया की क्या बात है, अपनी जिंदगी खुलकर जियो, तभी तो इस दुनिया में आने का कोई मतलब है। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ओह, मैं एक छोटे प्रोजेक्ट पर बात करने आया हूँ। ठीक है, तो तुम पहले बात कर लो। जब तुम फ्री हो जाओ तब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। सुशी ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहते हो? नियम जानते हो या नहीं? मैं नियम जानता हूँ। मेरी कंपनी हमेशा ईमानदारी से काम करती है। हम कभी घटिया काम नहीं करते। तुम जानते क्या हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम नियम नहीं जानते तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। सुशी ग्रुप के साथ काम करना है
पहले तैयार करो 5 लाख की टोकन मनी। यह कैसी बात हुई? 5 लाख की टोकन मनी मुझे दो, तभी मैं तुम्हारी सिफारिश कर पाऊंगा, समझे? मेरे पास इतना मुनाफा कहाँ है? नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। बेकार आदमी, 5 लाख भी नहीं दे सकते और मुझसे बात करने चले आए। तुम मुझे इस तरह अपमानित करने वाले कौन होते हो? कौन हूं मैं? मैं सु परिवार का सदस्य हूं। मेरी बहन सु वानशिंग कंपनी की सीईओ है। क्या हुआ? मानते नहीं मानते तो भी चुपचाप सुनो। तुम इतनी बदतमीजी नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी, क्या मैंने तुम्हें सिर पर चढ़ा लिया है? गार्ड सा। सु साहब, क्या बात है? यह बूढ़ा मेरे ऑफिस में हंगामा कर रहा है और मुझसे बहस करने की हिम्मत भी कर रहा है। तुम दोनों इसे बाहर निकालो। सुशी ग्रुप में तुम जैसे लोग हैं तो कंपनी का नाम तो डूबेगा ही। अरे बूढ़े आदमी, आज मैं तुम्हें रिटायर करके ही रहूंगा। सु साहब, यह क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नया सिक्योरिटी हेड हूं। चेन फूशेंग, सिक्योरिटी हेड? तो तुम बस एक मामूली चौकीदार हो, पर अच्छा हुआ तुम आ गए। इसकी टांगे तोड़ दो, अभी के अभी। सु साहब, यह झाओ साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। अगर इन्होंने तुम्हें कहीं नाराज किया हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारी माफी की जरूरत किसे है? मैंने कहा ना, उसकी टांगे तोड़ दो, जल्दी करो। सु साहब, मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ और न ही मैं किसी की टांगे बिना वजह तोड़ता फिरता हूँ। सो परिवार के लिए तुमने मुझे बस एक रखेल कुत्ता समझा है क्या? अपनी औकात में रहना सीखो। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सो परिवार का पैसा खाते हो तो काम भी हमारे हिसाब से ही करना होगा। तुम बस सो परिवार के एक पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं जिसे काटने को कहूँ तुम्हें उसे ही काटना होगा। सु साहब, ये बातें कुछ ज्यादा नहीं हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया। एक मामूली चौकीदार होकर मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं अभी एचआर विभाग को फोन करता हूँ और आज ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। ओल झाओ, तुम ठीक तो हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ बिजनेस डील करने आया था। उसने मुझसे सीधे 5 लाख की रिश्वत मांगी। जब मैंने नहीं दी तो मुझे गाली देने लगा और अब मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा है। अरे बुढ़े, बकवास बंद कर, अपनी झूठ बोलना छोड़ दे। सु साहब, आप सो परिवार के सदस्य हैं, आप सो परिवार के हैं, फिर भी सरेआम सुशी ग्रुप में सप्लायर से रिश्वत मांग रहे हैं। ये तो थाली में छेद करने जैसा है। तुम जैसे मामूली चौकीदार की औकात क्या है मुझे सिखाने की? तुम दोनों जल्दी इन दोनों बुढ़ों को बाहर निकाल फेंको। बाहर निकालो इन्हें। क्या बहरे हो गए हो क्या? इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, इन दोनों को बाहर निकालो। लगता है सु साहब भूल गए हैं। सु साहब शायद भूल गए कि मैं ही इनका बॉस हूँ। तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। हद हो गई, ये तो हद ही हो गई है। एक मामूली चौकीदार मालिक बनने का सपना देख रहा है। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मुझे बस एक फोन करने की देर है। एचआर विभाग तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल देगा। आज ही तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओल्ड चेन, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाए, ये ठीक नहीं होगा। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये डील ही तो हाथ से जाएगी। मैं ये काम नहीं करूंगा, बस चिंता मत करो। ओल्ड झाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तो बस न्याय कर रहा हूँ। सब परिवार का सदस्य होने के नाते इतनी हिम्मत की खुलेआम रिश्वत मांग रहे हो, यह सुशी ग्रुप के नियमों के खिलाफ है। मेरी नजरों में धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं है। नियम आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। सुशी ग्रुप में मेरा सुचेंग आन का शब्द ही नियम है, यही परम सत्य है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। सुशी ग्रुप में मेरा सुचेंग आन का शब्द ही नियम है, यही परम सत्य है। निकालना है तो निकालो। क्या तुम्हें लगता है सुशी ग्रुप तुम्हारे कहने पर चलता है? सुशी ग्रुप मेरे परिवार की संपत्ति है, तुम्हारे नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कहोगे वही होगा? अपनी आंखें खोलकर देखो, अच्छी तरह से देख लो। सुशी ग्रुप सब परिवार का है, चेन का नहीं। सुशी ग्रुप आखिर किसों की बात कर रहे हो? दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारे सुशी ग्रुप में बहुत समय से इतने बदतमीज लोग नहीं देखे।
उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और बाहरी लोगों को साथ लेकर मेरे ऑफिस में हंगामा कर रहा है, अपने गुर्गों के साथ बगावत करने की सोच रहा है। तुम इसी की बात कर रहे हो? हाँ, यही वो आदमी है। अपनी औकात भूल गया है यह चौकीदार। चौकीदारी करते करते दिमाग सठिया गया है इसका। सु चेंग आन, तुम अपने जीजाजी से ऐसे बात कर रहे हो? चेन सुशी ग्रुप की मालकिन जियांग चेंग की सबसे खूबसूरत महिला है। तुमने आखिर उन्हें कैसे पटा लिया? यह तो मुझे भी नहीं पता। जीजाजी, दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा कोई जीजाजी नहीं है। यह तो बस एक सड़ा हुआ चौकीदार है। यह मेरा जीजाजी कैसे हो सकता है? दीदी, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें किसी 40 साल के अंकल को ढूंढने की क्या जरूरत थी? दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं किससे शादी करूं? क्या मुझे तुमसे रिपोर्ट लेने की जरूरत है? मैं सु वानजिंग जिससे शादी करना चाहूं, उसमें तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। तुमने चुपके से शादी कर ली। दीदी, तुम्हारा मंगेतर जियांग चेंग के झाओ परिवार का युवा वारिस झाओ बाईतोंग है। माता पिता का आदेश और समाज की मर्यादा तुम यह अधर्म कर रही हो। यह सु परिवार के साथ गद्दारी है। झाओ बाईतोंग जो दिन भर शराब और जुए में डूबा रहता है, हर तरह के पाप करता है और नीच हरकतों से बाज नहीं आता, जिसने मुझे नशा देने की कोशिश की मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए, मैं सु वानशिंग किसी भी हाल में उससे शादी नहीं कर सकती। मैं खुद जाकर मम्मी पापा को सब बता दूंगी। आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? अभी इतनी बहस क्यों कर रहे थे? उसने अभी अभी मिस्टर झाओ से खुलेआम 5 लाख की रिश्वत मांगी है, पैसे न देने पर धमकी दी है और तो और उसकी टांगे तोड़ने की बात भी कही। सही कहा, हाँ मैंने रिश्वत मांगी है। तो क्या हुआ? यह सुशी ग्रुप की संपत्ति है। अगर मैंने घर के थोड़े पैसे ले लिए तो क्या बड़ी बात है? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे चौकीदार मुझे रोकोगे? सु चेंग आन, मुंह बंद करो अपना। मैं क्यों चुप रहूं? दीदी, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, वह तो एक बाहरी इंसान है। तुम मेरा साथ देने के बजाय उसी की तरफदारी कर रही हो। क्या तुम वाकई मेरी सगी बहन हो? वह मेरे पति है। इस दुनिया में वही मेरे सबसे करीबी इंसान है। वही है जिनके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो क्या तुम जैसे नासमझ और घर का भेदी भाई का साथ दूंगी? मैं भी तो सु परिवार का बेटा हूँ। सिर्फ 5 लाख ही तो है हमारे सु परिवार के लिए। यह तो बस चवन्नी के बराबर है। और वैसे भी मैंने बाहरी लोगों से ही तो पैसे लिए हैं, इसमें गलत क्या है? सु चेंग आन, तुम्हें अभी तक यह समझ नहीं आया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने दूसरी कंपनियों से रिश्वत ली है। इसका असर सुशी ग्रुप की साख पर कितना बुरा पड़ेगा पता है? साख? दीदी, बाहर कितने सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए तरसते हैं। मैंने थोड़े पैसे ले लिए तो क्या हो गया? इसे ही तो बिजनेस की ईमानदारी कहते हैं। और रही बात तो किसकी हिम्मत है जो बाहर जाकर बोलेगा? क्या उनमें इतनी हिम्मत है? सु चेंग आन, मैं हमारे भाई बहन के रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा सकती थी। यह बहुत बड़ी बात है। अभी के अभी कंपनी से बाहर निकलो, अपने घर वापस जाओ। ठीक है, ठीक है। तुमने एक मामूली चौकीदार के लिए मुझे कंपनी से निकाल दिया। सु वानशिंग, याद रखना, मैं दादाजी और मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। मिस्टर झाओ, आपकी कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन आपकी साख हमेशा से बहुत अच्छी रही है। यह 3 करोड़ का ऑर्डर मैं आपको सौंपती हूँ। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस सु। शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरे पति का शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं पक्का एक बड़ा सा शगुन दूंगा। अरे बस भी करो, तुम अपना काम देखो, किसी दिन मुझे दावत दे देना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। सुनिए, हम शादी कब कर रहे हैं? पहले तो तुम मुझे बॉयफ्रेंड बुलाती थी, अब अचानक सुनिए क्यों? मुझे कुछ पता चला है। तुम्हें क्या पता चला है? अरे उस दिन हम दोनों ने कितनी बार, क्या यह वाकई मेरा है? मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही तो हो। बेशक यह तुम्हारा ही है। अरे यकीन नहीं होता, मैं 50 का हो चुका हूँ, फिर भी मैं इतना फिट कैसे हूँ? भले ही तुम 50 के हो पर तुम बहुत दमदार हो, खेत जोतने वाले बैल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। तुमने तो खेत ही खोद डाले। वानजिंग, शादी, चलो अभी शादी कर लेते हैं। मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन आने वाला है, क्यों न इसी मौके का फायदा उठाएं और यह खुशखबरी सबको बता दें। पर तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ? प्यार तो 2 दिलों का सच्चा बंधन है जो उम्र भर साथ निभाता है। एक दूसरे का सहारा बनना और खुशी खुशी एक दूसरे के लिए सब कुछ न्योछावर करना। इस जन्म में मैंने तुम्हें चुन लिया है। सु,
आज तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जो बेइज्जती की है पूरे जियांगचेंग में चर्चा है। सु वानजिंग और चेन फूशेंग, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। सच कहूँ तो मुझे तुम पर तरस आता है। तुम खुद को सु परिवार का वारिस कहते हो, पर अपनी ही बहन के हाथों पिस रहे हो। झाओ बाईताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? सु, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सुशी ग्रुप वापस पाने में। मेरी बहन के पास 40% शेयर है, मेरे पास सिर्फ 15% है। तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं चुपके से सुशी के शेयर खरीद लूंगा और तुम्हें कंट्रोल दिला दूंगा। तब देखना सु वानजिंग और चेन फूशेंग तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। मुझे बेवकूफ मत समझो। सु परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी है, क्या तुम्हारा झाओ परिवार इसे पचा पाएगा? अगर मेरा लू परिवार भी साथ दे तो राजधानी का लू परिवार, लू चेन युआन यानी लू सु सुशी ग्रुप में तुम्हारी क्या औकात है? सब कुछ खतरे में है। तुम्हारी बहन किसी भी दिन तुम्हें सुशी ग्रुप से बाहर निकाल फेंकेगी। अगर अभी भी तुमने पलटवार नहीं किया तो तुम सुशी ग्रुप के लिए सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति बनकर रह जाओगे। पूरी जिंदगी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। सु साहब, मौका हाथ से न जाने दे। अगर आज चूक गए तो फिर कभी वापसी नहीं कर पाओगे। तुम लोग चाहते क्या हो? ये मत समझना कि मैं जानता नहीं। बिना फायदे के तुम मेरी मदद नहीं करोगे। होशियार हो। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी बहन सु वानशिंग। भले ही मुझे न मिल पाए उसका दिल, पर मुझे हर हाल में उसे पाना है। मैं चाहता हूं कि वो बर्फ की रानी पूरी जिंदगी मेरे कदमों में घुटने टेके और एक कुत्ते की तरह मेरी सेवा करे। मुझे बस एक सीढ़ी चाहिए। मैं जियांगचेंग के लू परिवार से हूँ। मुझे दक्षिणी बाजार में कदम रखना है। सुशी ग्रुप की जड़ें बहुत गहरी है, वही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ सुशी ग्रुप को अपने कब्जे में लेने के बाद मुनाफा 3/7 का होगा। तुम लोगों का 3 हिस्सा, मेरा 7 हिस्सा मंजूर है। सु साहब, हमारी डील पक्की रही। प्रिय दादाजी की जन्मदिन की दावत शुरू होने वाली है। मेरे माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई समय का पाबंद न हो। माफ करना वानशिंग, मैं अभी अभी दादाजी के लिए तोहफा लेने गया था। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। बचाओ, कोई मदद करो। दावत शुरू होने वाली है। अगर मैं पीछे हट गया तो सु परिवार के बड़े बुजुर्ग जरूर सोचेंगे कि मुझे तमीज नहीं है और मैं उनकी परवाह नहीं करता। बहन, तुम्हें क्या हुआ? दावत शुरू होने वाली है। अगर मैंने उसकी मदद की तो मुझे देर हो जाएगी, लेकिन ये तो किसी की जान का सवाल है। मैं मरते हुए तो नहीं देख सकता। बहन, बहन, हिम्मत बनाए रखो, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। हेलो, यहाँ कोई बेहोश हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। पिताजी, वैसे तो आपके 80वें जन्मदिन पर मैं चाहता था कि धूमधाम से जश्न मनाऊं। बस आपको शोर शराबा पसंद नहीं, आप बस परिवार के साथ शांति से खाना खाना चाहते थे, इसीलिए मैंने किसी बाहरी मेहमान को नहीं बुलाया। हाँ पिताजी, चेन फूशेंग तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था। मैं अब उस उम्र में हूँ जहां मुझे अब किसी दिखावे की परवाह नहीं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा सके, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। दादाजी, पिताजी, माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। अरे वानशिंग, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। क्या तुम उस वादे को पूरा कर रही हो और झाओ परिवार के बेटे से शादी कर रही हो? बढ़िया है। यह झाओ परिवार भी जियांगचेंग का एक प्रतिष्ठित घराना है। हमारे सु परिवार के साथ यह रिश्ता बिल्कुल बराबरी का होगा। झाओ परिवार का झाओ बाईताओ, मैंने उसे कुछ बार देखा है। वह आदमी बहुत ही चिकना और मक्कार है। उसकी नजरें बहुत खतरनाक है। वह बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। वानशिंग, तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आखिरकार यह बात तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं जिससे शादी करने वाली हूँ वह झाओ परिवार का बेटा नहीं है। नहीं तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाँ, मेरी बहन तो अब कमाल कर रही है। वह शादी करने जा रही है एक 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड से। क्या
वान शिंग, क्या तुम्हारे भाई की बात सच है? क्या तुम सच में एक 50 साल के गार्ड से शादी करोगी? वान शिंग, तुमने क्या पी लिया है? कोई जादू कर दिया है क्या उस पर? अरे, तुम हमारे सुपरिवार की अगली उत्तराधिकारी हो। तुम अभी सिर्फ 28 साल की हो। अरे, तुम एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो जो 50 साल का बूढ़ा है? वह बूढ़ा नहीं है, भले ही वह 50 का है, लेकिन वह देखने में 30 साल के नौजवान जैसा लगता है। देखो, जियांगजेंग में हमारे सुपरिवार ने सालों से अपना नाम बनाया है। हमारा भी समाज में काफी मान सम्मान है। अगर तुमने उस 50 साल के गार्ड से शादी की तो कल को मैं जियांगजेंग में मजाक का पात्र बन जाऊंगा। तुम चाहती हो कि मैं अपने क्लाइंट्स का सामना कैसे करूं? मैं बिजनेस इवेंट्स में कैसे जाऊंगा? तुम अपने पिता का चेहरा कहां ले जाओगी? वान शिंग, तुम किसी के बहकावे में मत आओ। वह गार्ड आखिर है कौन? क्या तुम सिर्फ उसके पैसों के पीछे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बहुत बहादुर और दयालु है, सच्चे और नेक दिल इंसान है। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे बड़े हैं। चुप रहो, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। वह सिर्फ तुमसे उम्र में ही बड़े नहीं है, बल्कि वह एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। उनकी सामाजिक हैसियत, पैसा और उम्र, आखिर किस आधार पर वह हमारे सुपरिवार के लायक है? सुपरिवार की वारिस हो तुम। अरे चेंगान, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। शादी जैसे मामलों में सिर्फ उम्र नहीं देखी जाती, नहीं सिर्फ रुतबा और दौलत। ओह, याद आया, तुम्हारे दादाजी ने जब दादी से शादी की थी, क्या तब भी उम्र का फासला 20 साल नहीं था? पिताजी, वह पुराना जमाना था। दादाजी की बात अलग थी। आज के दौर से तुलना कैसे कर सकते हैं? अरे दादाजी, आपको पता नहीं है, वह सिक्योरिटी गार्ड मेरी बहन की आड़ लेकर कंपनी में अपनी दादागिरी चला रहा है। उसने मेरे बचपन के दोस्त को भी उकसाया, मुझसे प्रोजेक्ट के बदले रिश्वत मांगी और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। कहता है कि मैंने रिश्वत मांगी है। और मेरी बहन, वह तो पूरी तरह उसके इशारों पर नाच रही है। उसने मुझे कंपनी से बाहर तक निकलवा दिया। मामला बहुत टेढ़ा है। मैंने पूरी छानबीन की है। तुमने ही रिश्वत मांगी थी। माता पिता, जब आप उनसे मिलेंगे तो सब समझ जाएंगे। और सुनो मेरे साथ, जियांगजेंग के झाओ परिवार से झाओ बाईतोंग भी आए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। झाओ बाईतोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बधाई देने आया हूँ सुशी ग्रुप के नए सीईओ के पदभार संभालने पर। कौन सा नया सीईओ? सुशी ग्रुप के नए सीईओ, जाहिर है सु चेंगान साहब। झाओ बाईतोंग, मेरे सुपरिवार के मामलों में कब से तुम्हें बोलने की इजाजत मिल गई? दीदी, तुम एक औरत होकर छोटी सोच रखती हो। यहाँ तक कि एक बूढ़े के चक्कर में तुमने अपनी अक्ल खो दी है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो सुशी ग्रुप की बागडोर संभालने के। यह जिम्मेदारी आज के दिन दादाजी की जन्मदिन की दावत का फायदा उठाकर मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, सु वान जिंग को सीईओ के पद से हटाया जाता है। अब से मैं सु चेंगान यह पद संभालूंगा। चेंगान, यह क्या पागलपन है? चेंगान, तुम्हारी दीदी के पास 40% शेयर है। सीईओ की कुर्सी तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, और फिर शेयरधारक भी सहमत नहीं होंगे। कौन कहता है कि शेयरधारक सहमत नहीं है? जियांगजेंग का लू परिवार। युवक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो ओह, आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं जो तुम्हारी तरह इतने दयालु और बहादुर हों। आप ठीक है, यही काफी है। और हाँ, मैं कोई युवक नहीं हूँ, मैं 50 साल का हूँ। क्या 50 साल के? मैं 47 साल की हूँ। तो तुम देखने में 30 साल के क्यों लगते हो? मैडम, आप पहले आराम करें, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे ठीक है, आप जल्दी जाइए, अपने जरूरी काम में देरी ना करें। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही असली जीवन जीने का तरीका है। सिस्टम द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया होस्ट किसी भी कंपनी को चुन सकता है और प्राप्त कर सकता है 100% शेयर। कोई भी कंपनी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जन्मदिन की दावत में पहले ही देर हो चुका हूँ। वैसे पिछली बार जो नहीं खा पाया था वो कायाकल्प की गोली खा ली जाए। जियांगजेंग के लू परिवार का बेटा अपना हाथ जियांगजेंग तक फैला रहा है। यह सुमिस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सुशी ग्रुप में सभी शेयरधारक वे एकमत होकर समर्थन करते हैं कि सु चेंगान को नया सीईओ बनाया जाए।
अगर आपको विश्वास नहीं है तो बस फोन कॉल का इंतजार करें। सुशी ग्रुप आपको सूचित कर देगा। हम सभी समर्थन करते हैं सु चेंगान को सुशी ग्रुप का नया सीईओ बनाने के लिए। तुम लोग मेरे सुपरिवार के साथ साम्राज्य बनाने में साथ थे। मेरे दादाजी और पिताजी ने तुम्हें शेयर दिए थे। आज तुम लोग उनके सामने खड़े होकर मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो, सुपरिवार को धोखा दे रहे हो। खैर, हम सिर्फ सु चेंगान का समर्थन करते हैं। तुम ख्वाब देखना छोड़ दो। भले ही तुम सब लोग सु चेंगान का समर्थन करो, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 35% शेयर ही होंगे और मेरे पास 40% है। अरे कड़वा सच, मुझे मत भूलना। मैं और लू शेयर बाजार में पहले से ही तैयार थे। मेरे पास 5% है और लू के पास 15% है। अब सु के पास है 55% हिस्सेदारी, पूर्ण नियंत्रण। तुम लोग, सु वानशिंग, तुम औरत, इस बार मैं तुम्हें मेरे पैरों पर झुकाकर उम्र भर मेरी सेवा करवाऊंगा। झाओ बाइतोंग, मेरी बेटी, क्या तुम उसे छूने की हिम्मत भी कर सकते हो? पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? मेरी बहन को तो आज नहीं तो कल किसी न किसी के साथ सोना ही है, तो फिर किसी के भी साथ सोए, क्या फर्क पड़ता है ना? और मैंने पहले ही वादा कर दिया है, युवा मास्टर झाओ, मैं सीईओ बनूंगा और मेरी बहन तुम्हारी चेंगान। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वानशिंग तुम्हारी सगी बहन है। जब उसने मुझे कंपनी से बाहर निकाला था तब क्या उसने मुझे कभी अपना भाई माना था? सु वानशिंग, मेरी मानो तो चुपचाप कुछ सेक्सी कपड़े पहन लो, आज रात आराम से रहना। मैं तुम्हें बेहद खुशी दूंगा, मेरी औरत। तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। वानशिंग, यह कौन है? यह चेन फू शेंग है, वही आदमी जिसे मैंने जीवन भर के लिए चुना है। वह 50 साल का है, पर यह कैसे 20 साल का लग रहा है? किसी फिल्म स्टार जैसा हैंडसम। अगर यह बाहर जाए तो कितनी लड़कियां फिदा हो जाएंगी। अंकल, आप अचानक इतने जवान कैसे हो गए? यह बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। बहुत हुआ, क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? अब मैं सुशी ग्रुप का सीईओ हूँ। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। सुशी ग्रुप का सीईओ। तुमने कब मेरी बहन की जगह हथिया ली? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जैसे मामूली चौकीदार बहुत बोल रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि मेकअप करके तुम जवान दिख सकते हो। आज मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। उसने चुपके से संपर्क किया है जियांग चेंग के झाओ परिवार से, शांगजिंग के लू परिवार से। सु परिवार को हड़पने के लिए चिंता मत करो, मैं हूं ना। सु परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा? तुम किस दम पर रक्षा करोगे? सु परिवार अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। वे सभी सु साहब के सामने घुटने टेक देंगे, सड़क पर भीख मांगते हुए। तब तुम्हारी 3000 की तनख्वाह क्या उन्हें पाल पाएगी? ओह, तो तुम्हारे पास कितनी हिस्सेदारी है? बाकी शेयरधारकों के पास 20% हिस्सेदारी है। सु साहब के पास खुद की 15% है और इसमें जोड़ लो झाओ परिवार का 5% और हमारे लू परिवार का 5%। कुल मिलाकर 55% की हिस्सेदारी है। तुम एक मामूली गार्ड होकर सब कुछ बदलने का सपना देख रहे हो। मेंढक का आसमान छूने जैसा है ये। बड़ी बड़ी बातें करते हो। बदतमीज गार्ड, पिछली बार तुमने सु वानशिंग को जहर देने की कोशिश की थी और तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर उल्टा तुम मुझे धूल चटा गए। मैं देखना चाहता हूं आज तुम क्या कर लोगे। तुम जैसे लड़कों को चुटकियों में ठिकाने लगा दूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं, अदरक जितना पुराना हो उतना ही तीखा होता है। सच में 50 साल के हो गए हो? सठिया गए हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, सुशी ग्रुप अब मेरी मुट्ठी में है। तुम एक मामूली गार्ड होकर खुद को क्या बहुत बड़ी हस्ती समझते हो? बुढ़े, आज रात तुम्हारे सामने सु वानशिंग को मेरे पैरों पर झुकाऊंगा ताकि तुम देख सको और सीख सको। खेल खत्म हो चुका है। अब तुम चाहे जितना हाथ पैर मार लो, कोई फायदा नहीं। हम 3 बड़े परिवारों के सामने तुम जैसे आम इंसान सिर्फ एक चींटी के समान हो। एक उंगली के इशारे पर कुचले जाओगे। शांगचेंग का लू परिवार सुनने में शायद बहुत बड़ी चीज लगती हो। हमारा लू परिवार शांगचेंग में 100 सालों से है।
हमारे पूर्वजों से ही पूरे उत्तर के व्यापार पर हमारा कब्जा है। चाहे सो परिवार हो या झाओ परिवार, दोनों को मिला लो मेरे लू परिवार के सामने, वे भी बस चींटियां हैं। तुम्हारी नींव वाकई मजबूत है, काफी रसूख रखते हो। चूंकि तुम लू परिवार को इतना शक्तिशाली बता रहे हो, तो आज से यह शांगचेंग का लू परिवार मेरा हुआ। इसका नाम बदलकर शांगचेंग का चेन परिवार होगा। तुमने क्या कहा? क्या सिर्फ एक बात से तुम मेरे लू परिवार के 100 साल पुराने खानदान को अपना बनाना चाहते हो? अरे ओ बुड्ढे, क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया है क्या? सिस्टम, मैं शियांगचेंग के लू परिवार को चुनता हूं। 100% नियंत्रण। शियांगचेंग का लू परिवार 100% नियंत्रण। होस्ट सफलतापूर्वक स्थानांतरित। हम्फ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई भगवान हो या कोई सम्राट? एक शब्द से किसी की जिंदगी तय कर दोगे, दूसरों का परिवार छीन रहे हो। लू परिवार के पास सुशी ग्रुप के 15% शेयर हैं। अब मैं ये सब सु वानशिंग को सौंपता हूं, जिससे सु वानशिंग के पास 55% शेयर हो जाएंगे। पूर्ण नियंत्रण। अंकल, आप क्या मजाक कर रहे हैं? शियांगचेंग का लू परिवार, यह कैसे संभव है कि आप 15% शेयर मुझे दे दे? दादाजी, चेन युआन, मेरे लू परिवार की सारी समृद्धि मेरे मालिक की ही देन है। आज आखिरकार मालिक के मिलने के बाद मैंने लू परिवार की हर संपत्ति उनके नाम कर दी है। मालिक का नाम याद रखना, चेन फू शेंग। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? दादाजी, तुम बीच में मत पड़ो। मालिक को देखो तो सम्मान से पेश आओ, वरना लू परिवार से बाहर निकाल दिए जाओगे। यंग मास्टर लू, क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे हैं? क्यों मेरे दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम लू परिवार के मालिक हो? बोलो, तुमने मेरे दादाजी के साथ क्या किया है? यह नामुमकिन है। तुम एक धोखेबाज हो। तुमने कौन सी चाल चली है मेरे दादाजी को बरगलाने के लिए? बोलो। अंकल शियांगचेंग के लू परिवार के मालिक हैं। यह तो अविश्वसनीय है। यह भले ही यह मेरी आंखों के सामने हो रहा हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अब घुटने टेको और मालिक को प्रणाम करो। शियांगचेंग, लू परिवार, लू चेन युआन, मालिक को प्रणाम। मैं तुम्हारी रगों में बहते लू परिवार के खून का लिहाज कर रहा हूं, और यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। लेकिन आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मालिक होगा। जी मालिक, दफा हो जाओ यहां से। धन्यवाद मालिक। युवा मास्टर लू शाह, सुशी ग्रुप के अन्य शेयरधारकों का हिसाब मैं बाद में धीरे धीरे चुकता करूंगा। अब युवा मास्टर झाओ, हमारा हिसाब अब इसे ठीक से निपटा लेना चाहिए। जियांगचेंग का लू परिवार, इतनी बड़ी हस्ती, एक उंगली के इशारे पर ही झाओ परिवार को कुचल सकते हैं। अगर मैं उनसे और उलझा तो मेरी लाश सड़क पर ही मिलेगी। चेन परिवार के मुखिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधा हो गया था। मुझे सुमिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी को नहीं भेजना चाहिए था आपको परेशान करने के लिए, और आपसे मुकाबला तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया अपनी उदारता दिखाएं, मेरी जान बख्श दें। आनेर, यह दामाद कितना प्रभावशाली है। झाओ बाई ताओ भी डर के मारे घुटनों पर आकर माफी मांग रहा है। यह तो हमारे लिए सु परिवार का मान बढ़ाने वाली बात है। बेटी, ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत होने देना कि कोई और इस हीरे को छीन ले जाए। पापा, मम्मी, क्या आप लोग अभी नहीं कह रहे थे कि वह 50 साल का है और सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है? क्या वह मेरे लायक नहीं है? या पापा को क्या पता था यह सुरक्षा गार्ड इतना छुपा रुस्तम निकला। देखो इसका व्यक्तित्व। यह तो जियांगचेंग का लू परिवार है। नहीं, यह तो जियांगचेंग के चेन परिवार के मुखिया है। वाह, यह तो कमाल है। कितना रौबदार और शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है। बिल्कुल, देखो तो सही, कहीं से भी 50 साल का लगता है क्या? यह तो बिल्कुल 20 साल के नौजवान जैसा दिखता है। वह खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। अरे चेन परिवार के मुखिया, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दें। आप और सुमिस, मैं अब कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर दया करें। जियांगचेंग का झाओ परिवार और आप, मैं सिर्फ एक को ही रहने दूंगा। खुद चुन लो।
या तो तुम खुद कोई जगह ढूंढ लो और अपना अंत खुद कर लो, या फिर जियांग चेंग का झाओ परिवार राख में मिल जाएगा। मैं खुद को खत्म कर लूंगा। बस चेंग परिवार के मुखिया से विनती है, मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं। झाओ परिवार को बख्श दें। दफा हो जाओ यहां से। अरे नहीं, अब तुम्हारी बारी है। दादाजी, पिताजी, माँ, दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मरना नहीं चाहता। तुम कितने नालायक हो। रोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। गद्दार, अपनी ही थाली में छेद करने वाले। सू परिवार को 100 साल की विरासत को दांव पर लगा दिया। सू परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। तुम्हें यहाँ रोने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे औलाद पर लानत है। मैंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया? सत्ता के लालच में तुमने अपनी सगी बहन को भी बेच दिया। तुमने उसे झाओ बैलोंग के बिस्तर तक पहुंचा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि झाओ बैलोंग या लू चेन्युआन कोई अच्छे इंसान है? ये दोनों तुम्हें खा जाएंगे, हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। मूर्ख कहीं के। तुम्हारी दीदी ने बचपन से तुम्हें बचाया है। हर अच्छी चीज तुम्हें पहले दी और तुमने गैरों के साथ मिलकर उसे ही फंसा दिया। सू परिवार को फंसाया। अगर चेंग परिवार के मुखिया में दम न होता इन भेड़ियों को काबू करने का, तो हमारा सू परिवार कब का नर्क में जा चुका होता। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। दीदी, तुमने हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। मेरे लिए कुछ कहो ना, मैं मरना नहीं चाहता। अंकल वान शिंग, आज दादाजी यहाँ हैं। सू परिवार के मामले में दादाजी का फैसला ही आखिरी होगा। मैं छोटा होने के नाते दादाजी की बात माननी चाहिए। दादाजी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दादाजी। सू चेंगआन, क्या तुम्हें लगता है कि मासूम बनकर दीदी से माफी मांगकर तुम सजा से बच जाओगे? मेरे सू परिवार में तुम जैसे गद्दार और एहसान फरामोश की कोई जगह नहीं। आज मैं सू परिवार के मुखिया के तौर पर घोषणा करता हूँ, अभी इसी वक्त से सू चेंगआन से सू उपनाम छीन लिया जाता है। उसे बाहर निकाला जाता है। सू परिवार के वंश से अब से तुम्हारा और मेरे सू परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अपनी किस्मत खुद देखो। अगर तुमने भविष्य में फिर कभी सू परिवार का नाम लिया या कुछ गलत किया या सू परिवार की दहलीज पर कदम रखा, तो मुझे दोष मत देना। मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं दादाजी, ऐसा मत कीजिए। मैं सू परिवार का ही हिस्सा हूँ। मैं सू परिवार को छोड़कर नहीं जी सकता। दादाजी, मुझ पर एक आखिरी बार भरोसा कीजिए। मुझे एक और मौका दे दीजिए। क्या आप देंगे? निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। निकल। चेन फूशेंग, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा सू परिवार शायद कब का लू चेंग युआन और झाओ बाई ताओ के हाथों लुट चुका होता। यहां तक कि वान शिंग भी उनकी साजिशों का शिकार हो जाती। इस एहसान को मेरा सू परिवार हमेशा याद रखेगा। तुम सू परिवार के सबसे बड़े रक्षक हो और मेरे सुजी युआन के स्वीकार किए गए दामाद भी। सू परिवार, मैं तुम्हें सौंपता हूं। जी हाँ चेन फूशेंग, मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जो उसे आपका साथ मिला। मैं पक्का तुम दोनों के लिए जियांग चेंग की सबसे शानदार शादी आयोजित करूंगा। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझे चिंता थी कि शायद आप वान शिंग के लायक नहीं हैं, पर अब लगता है मैं ही गलत था। आप न केवल काबिल हैं, बल्कि वान शिंग का इतना ख्याल भी रखते हैं। हमारे सो परिवार की रक्षा करते हैं। वान शिंग का आपसे शादी करना उसकी खुशकिस्मती है। मैं और वान शिंग, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मैंने उसे अपना मान लिया है। मैं और वान शिंग, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मैंने उसे अपना मान लिया है। भविष्य में मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। अंकल, ऐसा है, आज दादाजी के जन्मदिन के मौके पर क्यों न आप दोनों की शादी की तारीख तय कर दी जाए। मेरी तरफ से आप दोनों को शुभकामनाएं। अरे दामाद जी, आप खुद को कैसे मेंटेन करते हैं? इतने जवान कैसे दिखते हैं? मुझे भी कोई नुस्खा बताइए। हेलो कजिन फूशेंग, मैंने नया घर लिया है, कभी मिलने आओ। कजिन, तुमने नया घर लिया है? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक साधारण सा फ्लैट है। जल्दी आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
कजिन ने नया घर लिया है तो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा तोहफा ले जाना होगा। मिल गया, एंटीक मार्केट चलते हैं, वहां से कुछ कीमती चीज खरीद कर कजिन को देंगे। पतिदेव, आप उस चेन फू शेंग को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? वह तो बस एक मामूली गार्ड है, क्या ही तोहफा लाएगा। पिछली बार जब मदद मांगी थी तो बस दूध का एक डिब्बा लेकर आया था, इस बार तो लगता है और भी बुरा हाल होगा। उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा, क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? मक्खी भी मांस ही होती है। 10 रुपए का तोहफा भी मुझे लेना ही पड़ेगा। वो मेरे घर पर खाना खाना चाहता है, ख्याली पुलाव पका रहा है, जरा वो तोहफा दे ले। मेरी बस कुछ बातें उसे शर्म से पानी पानी कर देंगी, खुद ही दफा हो जाएगा। तुम्हारा ये चचेरा भाई, जिंदगी में क्या ही उखाड़ लिया इसने। 50 का हो गया फिर भी गार्ड ही है। तुम्हारा ये चचेरा भाई, जिंदगी में क्या ही उखाड़ लिया इसने। 50 का हो गया फिर भी गार्ड ही है। अरे आ जा रहा है, उसे अच्छी तरह दिखाऊंगा। तुम्हारा ये चचेरा भाई उससे कितना बेहतर है। अरे ये फ्लैट भी खरीद लिया, बिल्कुल सही। ये लड़का बचपन में पढ़ाई में मुझसे आगे था, हर परीक्षा में मुझसे बेहतर अंक लाता था, जिसकी वजह से मुझे खूब मार पड़ती थी। अरे अंत में तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, आखिरकार गार्ड ही तो बना। अरे आज मुझे उसे अच्छी तरह से दिखावा करने दो, मेरे इस फ्लैट का। चचेरे भाई, अरे अरे चचेरे भाई, चचेरे भाई, अरे अरे चचेरे भाई, तुम्हारा ये नया घर तो बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। अरे भाई साहब, तुम कौन हो? पहचान नहीं पा रहा? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, चेन फू शेंग। अच्छे से देखो। हे, सच में तुम ही हो? अरे चचेरे भाई, तुम अचानक इतने जवान कैसे हो गए? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम्हारे बाल सफेद थे, ये अचानक इतने हैंडसम कैसे हो गए? 50 साल के हो चुके हो, युवाओं की तरह। प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? ये तो खाल उतरवाने जैसा है, या बाल रंगे हैं? जवान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अरे ये त्वचा मुझसे भी बेहतर है। अरे चचेरे भाई, हम तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जल्दी बैठो। अरे चचेरे भाई, तुम्हारा ये नया घर वाकई लाजवाब है, रोशनी अच्छी है, नजारा भी शानदार है। अरे ये इलाका भी बेहतरीन है, यहाँ रहने का मजा ही कुछ और है, काफी आरामदायक है ना? बिल्कुल। आखिरकार यह सी व्यू फ्लैट है, 1 स्क्वायर फीट की कीमत 30,000 है, पूरे घर की कीमत लगभग 50 लाख हो गई है। मेरे इस इलाके में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, जो बिजनेस नहीं करते वे सब बड़े अधिकारी हैं। तुम्हारी उस छोटी सी बस्ती की तरह नहीं, जो लगभग गरीबों की बस्ती बन चुकी है। ओह, वैसे साले साहब, तुमने नया घर लिया है तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटी चीजें लाया हूँ तोहफे के तौर पर। तुम लोग जरा देखो तो। साले साहब, तुम यहाँ तक आए और सड़क किनारे की दुकान से क्या ये बेकार का सामान खरीद लाए? हमारे घर की सजावट पूरी तरह से वेस्टर्न स्टाइल की है, तुम्हारी इस पीतल की मूर्ति का स्टाइल बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अरे जरा देखो तो, ये फिर से वही पुराना कबाड़ ले आए। हमारी अलमारी में क्रिस्टल के ग्लास रखे हैं, कीमती थालियां हैं, भला ऐसे भद्दे मिट्टी के बर्तन कौन रखता है? तुम्हें सच में लगता है क्या कि हमारे घर में सिर्फ ये कबाड़ ही रखने लायक है? अरे बहन, तुम गलत समझ रही हो। वह पीतल की मूर्ति नहीं है, वह तो किंग कियानलोंग के दौर की सोने की बुद्ध प्रतिमा है। इसे घर में रखने से घर की बरकत बनी रहती है। और यह देखो, यह मिंग राजवंश के आखिर का बेहतरीन नमूना है। भले ही यह शाही न हो, लेकिन यह बेहद कीमती है। तुम ऐसा कह रहे हो तो शायद मैं ही परख नहीं पाई। तुम्हारा मतलब है कि ये दोनों चीजें बेहद बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं हैं। बहन, तुम्हें पता नहीं है, मैंने एंटीक मार्केट में घंटों छानबीन की, बड़ी मुश्किल से ये दोनों चीजें मिली हैं। ये काफी अच्छी हैं।
वह पीतल की मूर्ति ही 30 लाख की है और यह मिट्टी का बर्तन 80 लाख से ज्यादा का है। साले साहब, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें तलाक दे दिया है और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें पिता नहीं मानता। पहले तो मुझे लगता था कि गलती उनकी है, पर आज देखकर लगता है कि यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। बहन, तुम क्या कह रही हो? अरे जरा देखो तो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। लगता है तुम पुराने बाजार में घूम रहे थे। पूरी तरह पागल हो गए हो क्या? तुम तो बस 3,000 की तनख्वाह पाने वाले एक मामूली गार्ड हो। किराया देने के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं तुम्हें। फिर ये 8.5 लाख कहाँ से आए? हमें देने के लिए ये पुरानी चीजें खरीदी हैं, शायद कुछ ही रुपयों में सड़क किनारे से उठा लाए होगे, कबाड़ जैसी चीजें। सच में तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई खजाना मिल गया। भाई साहब, बुरा मत मानना, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारी औकात क्या है ये मुझे अच्छे से पता है। तुमने कब पुरानी चीजों को परखना सीख लिया? और ये 2 चीजें 6 लाख की एंटीक बता रहे हो? मजाक है क्या? अरे नहीं, अरे भाई साहब, मेरी एक बात मान लो, इंसान को जमीन पर रहकर चलना चाहिए। तुम 50 साल के हो चुके हो, अब और क्या दिखावा करना है? अपनी हैसियत से बाहर जाकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और फिर हम रिश्तेदारों के सामने ये नाटक करने का क्या मतलब? क्या तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हो? सच में हंसी आ रही है मुझे। अरे हम रिश्तेदार हैं। मैं इतने घटिया तरीके से तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता और न ही मैं दिखावा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हें एंटीक बाजार ले चलता हूँ। किसी विशेषज्ञ से जांच करवा लेते हैं, ये असली है या नकली, सब सामने आ जाएगा। रहने भी दो, कौन फालतू में तुम्हारे साथ ये सब करेगा? इतना समय है मेरे पास, इससे अच्छा तो घर पर लेटकर वीडियो देख लूं। सुनो चेन फू शेंग, मैं अब समझ गया हूं। तुम मेरे इस शानदार अपार्टमेंट को देखकर जल रहे हो, है ना? जानबूझकर सड़क से 2 कबाड़ चीजें खरीदी, उन्हें एंटीक बताया और कह रहे हो कि उनकी कीमत लाखों में है। तुम बस मेरे इस अपार्टमेंट से जलन महसूस कर रहे हो, है ना? भाई, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं तो बस अच्छी नीयत से तुम्हारे लिए तोहफा लाया था। मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे भाई मत कहो, तुम जैसे भाई की मुझे जरूरत नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जरा अपनी हालत तो देखो। तुम बस 50 साल के एक मामूली गार्ड हो, कोई अमीर खानदान के वारिस नहीं। ये चेहरा शायद कर्ज लेकर बनाया है और ये सूट पैसे उधार लेकर किराए पर लिया है ना? सच में तुम्हें क्या लगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, दिखावा। बस हमारे घर में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दिखावा करने वाले गरीब रिश्तेदार, जल्दी करो, अपना यह कबाड़ उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। यूं है क्या तुम मेरे पति की बराबरी करने के लायक भी हो? जितना दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। आगे से मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। ठीक है, यह तो तुमने कहा है। आज मेरा यहां आना ही गलत था। पति, जल्दी करो, जल्दी। निकम्मे। पति, मेरी गलती है। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। अगर तुम मुझसे फिर से शादी कर लो तो मैं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगी। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। क्या यह चलेगा? आप मेरे पिता हैं, आप चिंता न करें। मैं आगे से आपकी पूरी सेवा करूंगा। अब आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। क्या यह ठीक है? पति, मैं आगे से कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी ही गलती थी। पति, क्या तुम रो रोकर नहीं कह रही थी कि तुम्हें उससे तलाक लेना है? और यह भी कहा था कि तुम इस गरीब पति को कभी नहीं अपनाओगी। अब मेरे घर पर क्या कर रही हो? घुटनों पर बैठकर भीख मांग रही हो। बिल्कुल। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि वह किसी काम का नहीं है, कम कमाता है, पूरी जिंदगी बिना किसी भविष्य का इंसान है, एक छोटा सा गार्ड। तुम लोग, क्या तुम सब पागल हो गए हो? मैं पहले अंधी थी, जो मैं अपने पति की असली पहचान नहीं जान पाई। मेरे पति कोई मामूली गार्ड नहीं है, वह जियांग चेंग के चेन परिवार के मुखिया है। क्या? जियांग चेंग के चेन परिवार के मुखिया?
चेन परिवार तो सबसे अमीर घरानों में से एक है। हजारों अरबों की संपत्ति है। मैंने यह पहले क्यों नहीं देखा? हजारों अरबों की संपत्ति। अगर ऐसा है तो जो तोहफा उन्होंने दिया था वह असली प्राचीन वस्तु थी। अरे यह प्राचीन वस्तु सच में 5,80,000 की है। पिताजी, पहले मैं अंधी थी। यह सब उस ज्ञान शियाओ बेई की वजह से हुआ। यह सब उसी की वजह से हुआ है। पिताजी, मैं आपका अपना बेटा हूं। भले ही हड्डियां टूट जाए पर खून के रिश्ते तो नहीं टूटते। पिताजी, मैंने पहले ही कह दिया था कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम भी मेरे बेटे नहीं हो। भैया गुस्सा थूक दीजिए। ये सब नादान है, इन्हें समझ नहीं है। आप तो बड़े दिल वाले हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए जिया आन आखिर आपका सगा बेटा ही तो है। खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं आप? भाभी ने भी बस गलती कर दी थी। आप इन्हें बस एक मौका, सुधरने का एक मौका और दे दीजिए। हाँ भैया, ये हम सब एक ही परिवार के तो हैं। इतनी कड़वाहट क्यों पालनी है ना? अरे याटिंग, क्या तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है? भैया जो तोहफा लाए हैं वो बहुत भारी है। जल्दी से इसे पकड़ो। भैया, आपने जो ये तोहफा दिया है ये तो हमारे घर की शोभा बढ़ा देगा। वाह, क्या शानदार मिल है। मैं तो इसे संभाल कर रखूंगी। जाओ, तुम दोनों का ये नाटक अब बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि मैं बेकार हूँ? किसने कहा था कि मेरा तोहफा कचरा है? किसने मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी? किसने कहा था कि जितनी दूर हो सके चले जाओ? अब जब पता चला है कि मैं चेन परिवार का मुखिया हूँ तो अब रिश्तेदारी निभाने और तोहफे छीनने आए हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? भैया, मुझे भैया मत कहो। मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। मुझे ऐसे लोगों से घिन आती है। और तुम दोनों भी। हाँ, तुम दोनों। जब मैं गरीब था तब हर दिन ताने मारती थी, तलाक के लिए मजबूर किया, कहा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब जब पता चला कि मेरे पास पैसा और ताकत है तो रो रो कर फिर से शादी करने और पिता मानने की भीख मांग रही हो। तुम जैसे मतलबी और स्वार्थी लोग मेरे परिवार का हिस्सा कहलाने के लायक भी नहीं है। सुनिए जी, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत हुआ माँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मेरा नया परिवार है। अब मुझे दोबारा परेशान करने की हिम्मत मत करना, वरना सावधान रहना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनिए जी। ओह, मैं कितनी अंधी थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ छिन गया। 5 मिलियन का नुकसान हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।